हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसकी बेसिस पे कुछ कुछ ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो कि अब फॉरेस्ट रिकवरी के साथ डील करती है, ठीक है, या कंजर्वेशन के साथ डील करती है ऑफ द फॉरेस्ट, राइट। तो अब ऐसी ही रिपोर्ट या एक्सप्लेनर जो है पीआईबी में पब्लिश किया गया, तो उसी का ही कुछ आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। कि ये रिपोर्ट का क्या नाम है, इंडियाज ग्रीन रिकवरी, फॉरेस्ट एंड ट्रीज ग्रोज देन फायर इंसिडेंट्स फॉल्स, ठीक है। ट्री कवर ग्रो करता है तो फायर इंसिडेंट्स जो है वो फॉल हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कि हमारे ISFR रिपोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, तो उसका छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ISFR रिपोर्ट एक्चुअली में अब कौन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। 2 साल में एक बार पब्लिश होती है ये रिपोर्ट। 1987 से ये शुरू हुई थी, ठीक है, एंड 18th एडिशन है हमारी 2023 वाला जो ISFR रिपोर्ट आई है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट के 2 पार्ट्स रहते हैं, 2 पहलू रहते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, राइट। वॉल्यूम 1 में बेसिकली इंडिया के, या आप कह सकते हो कि जितना भी 10 ईयर के अंदर चेंज आया है ना, या आप कह सकते हो कि जब भी डेटा लिया गया है उसका पिछले वाले डेटा के साथ एनालिसिस में क्या क्या चेंजेस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट, फायर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, राइट। उसके अंदर यहाँ पे वॉल्यूम 1 में सारी चीजों का यहाँ पे मेंशन किया जाता है। वॉल्यूम 2 में यहाँ पे डिटेल्ड फॉरेस्ट कवर को डिस्कस किया जाता है, फील्ड इन्वेंट्री डेटा को कवर किया जाता है, स्टेट वाइज एंड यूटी वाइज, ठीक है। तो अगर अब आपने कभी ISFR मतलब पढ़ी नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 एंड 2 के बेसिस पे यहाँ पे डिवीजन होती है, जिसमें अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम 1 में ओवरऑल लेवल्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, वॉल्यूम 2 में स्टेट्स के बारे में या यूटीज के बारे में इन पर्टिकुलर डिस्कस किया जाता है, एंड डिस्ट्रिक्ट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बहुत सारे जो ISFR रिपोर्ट के बेसिस पे होते हैं, तो वो वॉल्यूम 2 के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, किसका कितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो वो सारे टेबल्स इसी वॉल्यूम 2 के अंदर गिवन होते हैं। सो इसको एक बार नजर मार लेना। अगर स्टेट्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपने स्टेट का, बेसिकली जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसका जो है एनालिसिस यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, राइट। तो अब बेसिकली अब क्या था कि ISFR 2023 हाईलाइट क्या कर रही है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ गया है, ठीक है। पहले 6 लाख समथिंग था, ठीक है, अब 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर्स हो गया है। 2023 में फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद फायर इंसिडेंट्स जो है वो टेक्निकली कम हो गए हैं। अब फायर इंसिडेंट्स कितना रिपोर्ट किए गए थे, तकरीबन 2 लाख से थोड़े ज्यादा, वेरस वही जो फॉरेस्ट फायर का डेटा था वो 2,23,000 था, ठीक है, 2021-22 के अंदर ही, ठीक है। मतलब पिछले वर्जन के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो ऑलरेडी जो है कम हो चुका है फॉरेस्ट फायर, क्योंकि कैनोपी है, फॉरेस्ट कवर इंडिया का वो बढ़ गया है, ठीक है। अब नेशनली जो डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके बेसिस पे हमने कार्बन सिंक्स का टारगेट रखा हुआ है। तो कार्बन सिंक क्या है कि एनी, आप कह सकते हो एलिमेंट या एनीथिंग विच कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एट अ फास्टर रेट देन एटमॉस्फेयर, ठीक है। कि एटमॉस्फेयर से ज्यादा कहां पे कार्बन की एब्जॉर्प्शन हो सकती है उसको हम कार्बन सिंक्स बोलते हैं। जैसे मैनग्रोव्स हो गए है ना, उनको कार्बन सिंक बोलते हैं हम। तो CO2 जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज ना करते हुए उनको हम क्या कर रहे हैं, डंप करके रख रहे हैं, एक सिंक बना के रख रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन सिंक जो है वो बढ़ाना चाहिए, तभी उसी के बेसिस पे हमारा पोल्यूशन लेवल, ग्लोबल वार्मिंग ये सब कम हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कार्बन सिंक जो है उनका लेवल भी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो नंबर जो है वो बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। एडिशनल 2.29 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक जो है वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में आ गया है सिंस 2005, एंड टारगेट क्या था, 2.5 to 30 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030। तो अब ये एडवांसमेंट जो है फॉरेस्ट कवर की, इसकी वजह से क्या होता है, फर्दर जो फॉरेस्ट फायर्स है वो कम हो जाती हैं, एंड इंडिया की प्रोग्रेस जो है वो सस्टेनेबल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। देन अब कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि मेन आइडिया है इस पूरी वीडियो का वो डिस्कस करेंगे। जो मेजरली स्कीम्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड मैनग्रोव्स या कोस्टल एरियाज के लिए भी स्पेसिफिकली जो यहाँ पे हमें स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिलीज की है। सबसे पहली नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है। अब इसको लॉन्च कब किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज को बनाया जाएगा स्टेट के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि नेशनल मिशन है तो जॉइंटली सारी स्टेट्स मिलकर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ देंगी, तो जॉइंट कमिटीज बनेंगी। जॉइंट कमिटीज जो है अपना अपना इनपुट देंगी, उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, इंडिया का फॉरेस्ट कवर थ्रू प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन एंड एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। एंड यहाँ पे इसके लिए बजट आउटले कितना था, 944.48 करोड़, 17 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरीज के लिए, प्लांटेशन के लिए और इको रेस्टोरेशन एफर्ट्स के लिए भी।
ठीक है, एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे ज्वाइंट कमिटीज बनेंगी एंड 17 स्टेट्स के लिए है, एक यूटी के लिए है एंड फर्दर जो है ये कमिटीज के थ्रू ये सारा का सारा जो हमारा रेस्टोरेशन वाला प्रोसेस है इकोलॉजी का वो डेवलप किया जाएगा। दूसरी, नगर वन योजना। अब यहाँ पे स्कीम के नाम से आपको ये नगर वर्ड आ रहा है, वन और योजना। योजना इज स्कीम, वन इज फॉरेस्ट, नगर की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमारी सिटीज, सेमी अर्बन एरियाज या अर्बन एरियाज के साथ ये डील करेगा। कि इसको 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। डेवलप किसके ऊपर करना चाहते हैं? ग्रीन स्पेसेस इन अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज। ठीक है, कि हमारे पास जो अब हमारे जो आप कह सकते हो कि ग्रीन कारपेट जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सके। कोई भी नया अब प्रोजेक्ट अगर शुरू भी किया जाता है या पुराना प्रोजेक्ट जो है, जैसे ब्राउन फील्ड की बात करते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जनरली आजकल फ्रॉम स्क्रैच अगर शुरू हो रहे हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे कारपेट एरिया, जहां पे ग्रीन कारपेट एरिया जो है वो इस्टेब्लिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये नगर वन योजना के थ्रू भी हो सकता है, कैंपा के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, कैंपा के बारे में लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। देन स्कूल नर्सरी योजना। स्कूल का नाम आ गया है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सी बात आ गई कि अवेयरनेस लेकर आनी है इंपॉर्टेंस को लेकर, किसकी? प्लांट्स एंड इट्स स्कीम्स। एनकरेज करना है क्या? ट्री प्लांटेशन को। कहाँ पे? स्कूल्स अक्रॉस इंडिया के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एलोकेशन था 4.80 करोड़ एंड 743 प्रोजेक्ट्स जो वो सैंक्शन कर दिए गए 19 स्टेट्स और यूटीज के अंदर। ठीक है, देन मैनग्रोव, कोस्टल एरियाज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैनग्रोव जो है वो मिस्टी स्कीम जो है, बहुत ज्यादा स्कीम आप कह सकते हो लास्ट ईयर वाले बजट के बाद से रही थी न्यूज के अंदर मैनग्रोव्स के अंदर, है ना। मैनग्रोव जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जब भी किसी तरीके से आप कह सकते हो कि सुनामी आने के चांसेस होते हैं या ओशन टाइड्स के लिए भी। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा कार्बन सिंक भी अगर आप कह सकते हो कि उसका भी ये पार्ट रहता है। तो इसीलिए ये 5 साल का प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था 2023 से 2028 में, ताकि मैनग्रोव्स जो हैं उनका आप कह सकते हो कि जो डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है उससे ज्यादा क्या करें, उनकी आप बैलेंस तरीके से ग्रो कर सके उन्हें और बेटर तरीके से उन्हें कंजर्व कर सके। ठीक है, एंड इंडिया की कोस्ट लाइन के थ्रू जहां जहां पे भी मैनग्रोव्स एग्जिस्ट करते हैं, कोस्टल हैबिटेट्स उनके बचाए जा सके एंड सस्टेनेबली बढ़ाए जा सके। बजट आउटले था 17.96 करोड़ का एंड स्टेट्स कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी। तो इसको प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए कि हो सकता है आपसे पूछा जाए मिस्टी स्कीम में कौन सी जो है वो स्टेट्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट में अब इंडिया में मैनग्रोव नहीं है। ठीक है, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जहां जहां एग्जिस्ट करेंगे वहां पे इसकी एलोकेशन हुई है। देन अब नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, एनपीसीए इनको बोलते हैं। मैनेजमेंट वेटलैंड्स की हो, कंट्री के अंदर वेटलैंड्स की मैनेजमेंट होगी तो हमारे पास इकोसिस्टम जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम बेटर होगा। ठीक है, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड कंजर्वेशन जो है होगी ओवरऑल हमारी वेटलैंड्स की, ताकि अब क्या किया जा सके, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स ऑटोमेटिकली बेटर हो सके। देन एक पेड़ मां के नाम। ठीक है, तो ये भी रिसेंटली लॉन्च किया गया 2024 जून के अंदर कैंपेन, जो कि एनकरेज करता है हर एक सिटीजन को। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया ताकि वो प्लांट करे ट्रीज इन द ऑनर ऑफ देयर मदर्स, ताकि कनेक्शन जो है फिलोसफिकली भी आपका नेचर के साथ और नर्चरिंग के साथ जो है बेटर बैठ सके। क्योंकि मदर नेचर बोलते हैं, सिंपल तरीके से हम अपनी मदर को भी उसी तरीके से ट्रिब्यूट दे सकते हैं या मदर के रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में पेड़ को उगाए। देन कैंपा की बात होती है तो स्टेट लेवल पे हमारे पास कैंपा है अवेलेबल। कैंपा के ऊपर हमने बहुत इन डिटेल भी चीजें बताई गई थी आपको। ठीक है, तो ये स्कीम का बेसिक पर्पस क्या होता है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो वहां पे जितना भी ट्री कवर लॉस हुआ है उसको मॉनेटरी बेसिस पे या तो कवर किया जा सके। ठीक है, एंड जो भी हमारे पास अब कौन से एरियाज आते हैं जहां पे हम उसी पैसे से उस प्रोजेक्ट के बदले अब कहां पे ग्रीन कवर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ट्री कवर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं ह्यूमन तरीके से, आर्टिफिशियली तरीके से हम प्लांट्स को कैसे या ट्रीज को वहां पर लगा सकते हैं। तो उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, कि कैंपा जो है स्कीम कॉम्पनसेट करता है लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर को और इकोसिस्टम को कॉज्ड बाय द डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इन लाइन विद वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट स्कीम है कि एफॉरेस्टेशन टारगेट्स अंडर 21 पॉइंट प्रोग्राम। 21 पॉइंट प्रोग्राम के अंडर तहत जो है हमारा एनुअल एफॉरेस्टेशन टारगेट जो है वो स्टेट और यूटीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर टारगेट रख के देती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है, एफर्ट्स यहाँ पे एनजीओज के क्या है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के क्या है एंड सिविल सोसाइटीज के क्या है, वो ले डाउन कर दिए जाते हैं एनुअली। तो उसी के बेसिस पे भी यहाँ पे काम किया जाता है। देन अवेयरनेस एंड मास प्लांटेशन ड्राइव्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि टाइम एंड अगेन कोई भी इंपॉर्टेंट डे आ जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे आ जाता है, देन एनवायरमेंट डे आ जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आ जाता है, वन महोत्सव होता है। तो किसी भी तरीके से इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट लेती है यहाँ पे तो आपको क्या करती है,
प्लांटेशन ड्राइव्स के लिए भी लेके जाती है। कॉलेजेस के अंदर भी आप देखेंगे आजकल सोशल सर्विस के बेसिस पे, क्योंकि एनजीओ खोल दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज के द्वारा भी, या कोई प्राइवेट एनजीओ भी है अगर, तो वो अब क्या करता है, वो इनिशिएटिव्स के लिए, अवेयरनेस के लिए, लोगों के लिए यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव्स है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अरेंज किया जाता है, राइट। तो ऐसी वर्कशॉप्स को भी कि किस तरीके से हमें अपने फॉरेस्ट कवर को इंडिया के बेटर करना है, ट्री प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन के बारे में यहाँ पे बताया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अब स्कूल लेवल से ही बच्चों को भी एंड कम्युनिटी लेवल पे भी, फॉर द यू कैन से ओल्डर जनरेशन, राइट। तो ये सारी थी हमारे पास स्कीम्स। तो लास्ट सेट ऑफ स्कीम है कि हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, जो कि हमारा नेशनल वर्किंग प्लान कोड है 2023 का। ये स्टैंडर्ड बेसिकली करता क्या है, एक तरह के क्राइटेरिया को ये इस्टेब्लिश करेगा एंड फ्रेमवर्क्स को इस्टेब्लिश करेगा, जिस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस लेवल के बाद को जब हम क्रॉस करते हैं हम सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वहां उस लेवल पे अचीव करने के लिए कोई कोड भी तो होना चाहिए एंड कोई एक तरह से आप कह सकते हो लेवल भी तो सेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर पेपर देते हैं तो वहां पे बोलते हो कि मैं तो बहुत पढ़ा, मैं पास हो जाऊंगा, बट अगर आपको पास होने की वो लिमिट ही नहीं पता कि वो 33 मार्क्स है या 40 मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं पास हो जाऊंगा, जब तक आपको ये लेवल नहीं बताया जाएगा कि 33% है या 40% है। तो सिमिलर तरीके से ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है इंडिया का, ये इसी तरीके के स्टैंडर्ड लेआउट को प्रिपेयर करेगा, वहां तक पहुंचने के तरीके के बारे में भी बताएगा, मैनेजमेंट के बारे में भी बताएगा, उसको अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो सस्टेनेबल तरीके से कैसे चलेंगे आगे, वो कोड को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, वो सेट ऑफ रूल्स को यहाँ पे बताया जाएगा। देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018, जो कि मेजर्स को अगेन बताता है फॉरेस्ट फायर को लेकर कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रेजिलियंस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, कम्युनिटी कैसे उस टाइम पे हेल्प कर सकती है ताकि फॉरेस्ट फायर को रोका जा सके, या इन आप कह सकते हो कि प्रिवेंशन ऑल्सो कैसे की जा सके उसकी। देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इको डेवलपमेंट कमिटीज के अब ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के साथ मिलकर चलती है, जिसमें आप क्या कह सकते हो, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के द्वारा, कि लोगों की मदद के बगैर ये चीज को फुलफिल नहीं किया जा सकता इन एनी केस। तो लोगों का यहाँ पे सहयोग जो है उनको कैसे दिया जाए, उनको कैसे, उनसे कैसे हेल्प लेनी है, या उनको कैसे अवेयर करना है, लोगों को कैसे अपने आप साथ में जोड़ें, तो उस तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा। एंड वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की बात ये कर रहा है, लोकल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज के ऊपर ये फोकस करता है। देन लीगल फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर भी एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को लेकर भी, कि इंडिया में प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट जो है वो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है। स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है हमारे पास ताकि इंश्योर किया जा सके कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज को। की लॉज कौन से हमारे पास, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज अंडर हैबिटेट्स, जिसमें क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज भी है, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज का भी, ठीक है। तो हमारे पास इनसाइट एक्साइट कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही हमें पता लगता है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, रिजर्व कौन सा है, अनरिजर्व क्या है, उसकी सारी डेफिनेशन हमारे पास इन्हीं एक्ट्स के थ्रू, इन्हीं लीगल फ्रेमवर्क्स के थ्रू आती हैं। दो इट नीड्स टू बी रिफॉर्म, टाइम एंड अगेन हम यही बात करते हैं, बट अभी के बेसिस पे यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क इंडिया के पास अवेलेबल है, ठीक है। एडिशनली स्टेट फॉरेस्ट एक्ट जो है वो केटर करते हैं किस चीज को, कि स्पेसिफिक स्टेट्स को लेकर। अब जैसे कि हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, वहां पे जो अलग से स्टेट स्पेसिफिक एक्ट्स होंगे वो किसके ऊपर डील करेंगे, वो डिफरेंट होंगे ना फ्रॉम दैट ऑफ पंजाब और फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जहां पे इतना प्रॉपर ट्राइबल एरिया नहीं है या इतना घना जंगल नहीं है एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो है इन these kinds of acts also plays a very different role। and यहाँ पे ट्री प्रेजर्वेशन एक्ट्स रूल्स एंड फोकस करते हैं वो अर्बन एंड रूरल एरियाज के ऊपर भी, तो वो स्टेट वाइज भी यहाँ पे वेरी करता है, जो रूल्स को फर्दर अब क्या करता है और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर देता है, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देन एनफोर्समेंट जो होगी इन लॉज की, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, या यूटी गवर्नमेंट की होती है, इनकेस सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। एंड नेसेसरी एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए टाइमली फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज पर दीज लीगल प्रोविजंस। तो यहाँ पे अब क्या एक्ट किसका करना है, एक्ट जो है इनकेस कोई ऐसी चीज हो जाती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे स्टेट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लीगल फ्रेमवर्क ये चीज डायरेक्टली ले डाउन करता है। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस, सो नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड कि डेफिनेटली जनवरी 2025 में आ जाएगी, एंड वी ऑलरेडी हैव अ बैच विच इज बैच 2 विच इज रेडी फॉर यू, जहां पे आपके पास अब जो नई नोटिफिकेशन आने से पहले हमारे पास ये चीज तो कंफर्म कर दी गई है कि जो आपका सीसैट है वो अब क्वालिफाइंग होगा, 40% मार्क्स लाने होंगे, नॉट 33 बट 40% मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे। देन जो जीएस का आपका विद रिस्पेक्ट टू पंजाब वाला एस्पेक्ट है, पंजाब जीके वाला एस्पेक्ट है, वो मेंस में इंक्लूड होगा,
राइट। सो वी हैव इट ऑल कवर्ड फॉर यू। एंड बैच 2 में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द जनरल, हमारी जो जनरल स्टडीज है, जो ओवरलैपिंग सिलेबस है उसको लेकर भी, पंजाब स्पेसिफिक जीके भी आपकी कवर की जा रही है, ठीक है। एंड पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं प्री एज वेल एज मेंस के पीवाईक्यूज की भी, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस भी आपको मिल रही है, नेशनल इंटरनेशनल एज वेल एज एट स्टेट लेवल्स। एंड प्री की तैयारी के लिए आपके पास यहाँ पर जीएस और सीसैट के लिए यहाँ पे क्या होंगे, टेस्ट भी अवेलेबल है। 20 टेस्ट आपके पास अवेलेबल रहेंगे। 21वां जो आपका टेस्ट होगा वो इको सर्वे ऑफ पंजाब के साथ डील करेगा, पंजाब इकोनॉमी के साथ यहाँ पर डील करेगा, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹11,000 ओनली। एंड कोई भी एग्जिस्टिंग कूपन अगर होता है तो इस 11,000 यानी कि 11,000 के ऊपर भी आपको फर्दर डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। एंड कोई भी क्वेरी होती है इस बैच के रिगार्डिंग तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043 पे, या sleepy.classes@gmail.com पे भी हमें फोन कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप चाहते हैं कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है बट पंजाब स्पेसिफिक जीके का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वी हैव इट कवर्ड फॉर यू एज वेल, ठीक है। तो पंजाब जीके के कंटेंट लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, पंजाब के ही करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स आपको दी जाएगी। एंड 3 साल के जीएस के प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर्स की पीडीएफ आपको दी जाएगी, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹4,999। कोई भी एक्टिव कूपन अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये अमाउंट जो है आपका और भी इससे कम हो जाएगा। अगेन कोई क्वेरी होती है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं at sleepy.classes@gmail.com पे, या 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं कोई भी डाउट अगर होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।